अगली सुबह उन सभी को समुद्र के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है, जिसको देखते ही वो सभी उसे उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आसपास इतनी गंदी शक्लों वाले आदमियों को देखकर डर जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं ये लोग उसे घोड़ी ना बना दें, पर तभी वो लोग उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। अब वो लड़की उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो लोग उसे पीने के लिए नारियल पानी देते हैं और फिर खाने के लिए मछली देते हैं। आगे वो लड़की उन्हें बताती है कि मेरा नाम शालू शातिर है। एक तूफान की वजह से हमारा जहाज डूब गया था, पर मैं किसी तरह से बच गई और इस टापू पर आ पहुंची। अब इन सभी आदमियों ने इतने सालों बाद एक लड़की को देखा था, इसलिए वो सभी उसके साथ मजदूरी करना चाहते थे। फिर उसी रात वो सभी बाहर बैठकर कुछ प्लान बना रहे होते हैं और वहीं मीठा पैरी अंदर शालू शातिर से बातें कर रहा होता है। फिर वो उसे बताता है कि हम सभी क्रिमिनल्स हैं और जहाज से भागने के चक्कर में हम यहाँ पहुंच गए। वहीं बाहर सभी लोग बोट को घूरे जा रहे थे। उनका मन तो कर रहा था कि वो अभी शालू शातिर के पास जाएं और उसे नीचे लिटाकर उसकी टांगे उठा दे। फिर अगले दिन वो सभी मिलकर शालू शातिर से कहते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम काफी महीनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और इन दिनों हम सिर्फ अपनी हाथ गाड़ी से काम चला रहे हैं, इसलिए अब हमें मजदूरी करने के लिए एक लड़की चाहिए। तभी शालू शातिर उन्हें कहती है कि मैं तुम सबके साथ तो शादी नहीं कर सकती, पर मेरे पास एक आइडिया है। मैं बारी बारी से तुम सबसे बात करूंगी और इसी दौरान जो भी मुझे पसंद आ जाएगा मैं उसी से ही शादी कर लूंगी। अब शालू शातिर का ये प्लान सभी को पसंद आ जाता है और वो लोग उसकी ये बात मान जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम शालू शातिर को देखते हैं, जो कि समुद्र के किनारे टोनी के साथ टहल रही थी। अब क्योंकि पहला मौका टोनी को मिला था, तो वो शालू शातिर को इम्प्रेस करने के लिए अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा देता है। वो उसे कहता है कि मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरे घोड़े में इन सभी से ज्यादा पावर है। अब ये सुनकर शालू शातिर खुश हो जाती है और वो टोनी से सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। उधर बाकी के उम्मीदवार भी उन्हें देख रहे थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि शालू शातिर इस बुड्ढे से तो शादी नहीं करेगी। फिर उसी रात हम टोनी को देखते हैं, जिसका मन तो कर रहा था कि वो इन सभी को मारकर शालू शातिर से शादी कर ले, क्योंकि अब टोनी को शालू शातिर से सच्चा वाला प्यार हो गया था और वो उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने साथियों पर गोली चला पाए। फिर अगले दिन बारी पप्पू नाकारा की थी, इसलिए वो शालू शातिर को बड़े बड़े वादे करने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और यहाँ से निकलते ही मैं तुम्हें अंबानी जैसी जिंदगी दूंगा। लेकिन उसकी इन बातों से शालू शातिर समझ जाती है कि पप्पू नाकारा एक झूठा और नीच आदमी है, लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। अब पप्पू नाकारा के बाद सभी लोग बारी बारी से शालू शातिर से बातें करते हैं और वो सभी उसे पाने के लिए उससे झूठे और बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई कहता है कि वो उसे रानी बनाकर रखेगा, तो कोई कहता है कि वो बिस्तर पर उसकी चीखें निकाल देगा। लेकिन शालू शातिर पहले से ही जानती थी कि ये सभी झूठे हैं और ये सभी बस उसके साथ मजदूरी करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करती और उन सभी से सोचने के लिए टाइम मांगती है। फिर रात को जब बिट्टू मिश्रा झूले पर सो रहा था, तो सोते सोते वो सपना देखता है कि शालू शातिर ने उसे शादी के लिए हाँ कर दी है। अब शालू शातिर की हाँ सुनते ही बिट्टू मिश्रा उसकी टांगे उठा देता है, पर तभी उसकी नींद खुल जाती है। इसी दौरान वो खुद को उस झूले में फंसा लेता है, जिससे उसका दम घुट जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बिट्टू मिश्रा की मौत से उसके साथी बहुत दुखी थे, जिसके बाद वो उसे ले जाकर समुद्र के किनारे ही गाड़ देते हैं। लेकिन वही मार्को उसकी मौत से दुखी नहीं था और सोच रहा था कि चलो इस कंपटीशन से एक भिसड़ी वाला तो कम हुआ। फिर कुछ देर बाद हम मीठे पैरी को देखते हैं, जो कि अपने सांपों के साथ खेल रहा था। दरअसल मीठे पैरी को सांपों का शौक था और वो उनसे बातें भी करता था। उधर जहरीला जॉन अपने चाकू की धार को तेज कर रहा था और इसी बीच उसके पास शालू शातिर आ जाती है। तभी जहरीला जॉन उसे अपना चाकू दिखाता है, जिसको देखकर शालू शातिर की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं जहरीला जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है। फिर थोड़ा आगे जाने पर शालू शातिर वहीं पर गिर जाती है और तभी जहरीला जॉन भी उसके पास आ जाता है। अब शालू शातिर को लग रहा था कि शायद जहरीला जॉन उसको बचाने वाला है, पर जब जहरीला जॉन उसे फूल देता है तब जाकर शालू शातिर को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर रात को जब सभी सो रहे थे, तो मीठा पैरी झोपड़ी में सांप लेकर आता है और उसे वहाँ पर छोड़ देता है, ताकि वो सांप उसके 2-3 साथियों को मार डाले। पर तभी वो देखता है कि उसका सांप तो किसी को नहीं काटता और उस झोपड़ी से बाहर चला जाता है। अब ये देखकर मीठा पैरी भी बाहर आ जाता है और अब उसे अपने सांप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो उसे कहता है कि भिसड़ी के मैंने तुझे इतना खिलाया पिलाया, पर तेरे से मेरा एक काम भी नहीं होता। अब ये सुनते ही उस सांप की सटक जाती है और वो उस मीठे पैरी को ही काट लेता है, जिससे मीठे पैरी की मौके पर ही मौत हो जाती है।
फिर अगली सुबह वो सभी मिलकर मीठे पैरी को भी समुद्र के किनारे गाड़ देते हैं। अब मीठे पैरी की मौत से सभी दुखी थे, पर वहीं शालू शातिर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद शालू शातिर समुद्र के किनारे नहाने जाती है और तभी वहाँ पर ईबू हटेला आ जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू नाकारा भी कुछ खिचड़ी पका रहा था। वो बोट में से एक सिलेंडर उठाता है और उसके साथ कुछ छेड़खानी करने लगता है। वहीं जहरीला जॉन भी सभी को मारना चाहता था और इसके लिए वो सभी के खाने में जहर मिला देता है। इसी दौरान वहाँ पर ईबू हटेला आ जाता है और जहरीला जॉनी उसे पीने के लिए चाय देता है। हम देखते हैं कि जहरीले जॉनी ने ईबू हटेला की चाय में जहर मिला दिया था, पर क्योंकि ईबू हटेला को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो चुपके से अपना कप उससे बदल लेता है। आगे जब वो दोनों चाय पीते हैं तभी जहर की वजह से जहरीले जॉनी की मौत हो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद उसे भी समुद्र के किनारे गाड़ दिया जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग बचे थे और देखना यह था कि शालू शातिर किसके हाथ में आती है। वहीं पप्पू नाकारा जल्दी से उस सिलेंडर को झोपड़ी के नीचे छुपा देता है, जिसके साथ उसने कुछ खुराफात की थी। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू नाकारा को छोड़कर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग उसी टेबल पर खाना खा रहे थे जिसके नीचे वो सिलेंडर था। वहीं दूसरी तरफ पप्पू नाकारा एक धागे को आग लगा देता है, जिसका दूसरा हिस्सा उस सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। फिर वो भागते हुए झोपड़ी में आता है और शालू शातिर को लेकर बाहर चला जाता है। इसी बीच वो सभी आसमान में पुलिस के एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। वहीं उन तीनों को बाहर देखकर पप्पू नाकारा समझ जाता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो चुका है, इसलिए अब वो उस सिलेंडर को रोकने के लिए जैसे ही झोपड़ी की तरफ जाता है तभी उस झोपड़ी में एक जोर का धमाका होता है, जिससे पप्पू नाकारा की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उसकी कब्र भी समुद्र के किनारे बना दी जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। उधर मार्को को पूरी उम्मीद थी कि वो सबसे ताकतवर है और शालू शातिर उससे ही शादी करेगी, लेकिन वहीं ईबू हटेला भी किसी भी हाल में शालू शातिर से शादी करना चाहता था, इसलिए वो अपना चाकू निकालता है और मार्को को मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि उल्टा मार्को ही उसे मार मार कर भूत बना देता है। अब मार्को शालू शातिर को लेकर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी ईबू हटेला भी उठ जाता है और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं मार्को जंगलों के बीच से जा रहा था, पर तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो दूर गिरकर मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये जाल जॉन ने बनाया था, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर ईबू हटेला आ जाता है और जॉन से कहता है कि तुमने मार्को को मारकर बहुत अच्छा किया, पर अब तुम भी यहाँ से चलते बनो क्योंकि शालू शातिर मेरी है। पर जॉन उसकी बात नहीं मानता। तभी ईबू हटेला उसे कहता है कि शालू शातिर को एक जवान मर्द चाहिए और इस पूरे टापू पर जवान आदमी सिर्फ मैं ही हूँ। तभी जॉन उसे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा जवान हूँ क्योंकि मेरा हथियार तुमसे बड़ा है और मुझे हर हाल में शालू शातिर से शादी करनी ही है। अब ईबू हटेला के इतने समझाने पर भी जब जॉन उसकी बात नहीं मानता तभी ईबू हटेला अपना चाकू निकालता है और उसे मार डालता है। वहीं मरते मरते जॉन भी ईबू हटेला का हथियार काट देता है, जिससे ईबू हटेला की भी तड़पते हुए मौत हो जाती है। अब इस पूरे टापू पर सिर्फ शालू शातिर ही बची थी, जो कि बाकी दोनों की लाश को भी समुद्र के किनारे गाड़ देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि शालू शातिर एक खुफिया एजेंट थी और वो इस टापू पर जानबूझकर आई थी ताकि वो इन बदमाशों को मार सके। लेकिन वहीं शालू शातिर को खुद से कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो सभी चूतिए अपनी ही गलतियों के कारण मारे गए। अब शालू शातिर वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ और क्रिमिनल्स आ जाते हैं और वो शालू शातिर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब ये सुनते ही शालू शातिर की फटकर 64 हो जाती है